इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 और पेश है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात, जिसमें हमारा आज का विषय है अरहर की उन्नतशील किस्में और बिजाई। बिल्कुल बबीता, और हमारे किसान भाई भी कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वहीं कहीं ना कहीं हमारे मन में उत्सुकता रहती है कि कम अपने किसान भाइयों के लिए, अपने सभी साथियों के लिए जो कृषि किसानी से जुड़े हुए हैं, उन तक अपने विशेषज्ञों की राय पहुंचाएं। आमंत्रित डॉक्टर्स का जो विचार है वो उन तक जाए और किस प्रकार से वो उस देश की अर्थव्यवस्था में रीढ़ कहलाने वाली कृषि का एक ऐसा जो भाग बने कि ये महत्वपूर्णता के साथ आगे बढ़े और हम दिन प्रतिदिन प्रगति करते रहें। बिल्कुल प्रगति करते रहें। तो आज हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर S.L. मीना हैं, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद आपको भी। तो साथियों, वही डॉक्टर साहब तो हमारे स्टूडियो में आ ही चुके हैं। आपको बता दें कि यह एक फोन इन कार्यक्रम है। हाँ। आप भी इसमें जुड़ सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रश्न है जो अरहर की किस्में आप जानना चाहते हैं, बिजाई करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी समस्या आपकी कृषि से संबंधित है जो अरहर की फसल या दलहन की फसल से संबंधित है, तो आप सीधे हमें कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, क्योंकि किसान की भागीदारी प्राथमिकता हमारी। तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि हमारे किसान भाई हमारे साथ जुड़ें और हमारे स्टूडियो में फोन करें। फोन करने के लिए आप नंबर सुन लीजिए। जो किसान भाई हमें दिल्ली से बाहर से कॉल कर रहे हैं वो दिल्ली का कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। फोन नंबर्स हैं 011-2342-1081। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 011-2342-1081। और साथ ही साथ आप हमें SMS भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारा जो SMS का पता है आपको बता दें कि आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें गोल्ड और स्पेस दे करके अपना जो भी आपका प्रश्न है वो पूछ सकते हैं और हमें भेज दें 530110 पर। तो बिल्कुल हमें आपके प्रश्नों का इंतजार है, क्योंकि हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, जिनका इंट्रोडक्शन हम पहले ही आपसे करवा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम अपने श्रोताओं की ओर से, अपने किसान भाइयों की ओर से सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि अभी हमारे कुछ किसान भाई सोच रहे हैं कि हम किस प्रकार से, यदि अरहर की पहली बार फसल की बुवाई करें या बिजाई कर रहे हैं, तो किस प्रकार अपने खेत को तैयार करें, मृदा कैसी होनी चाहिए, किस बीज की मात्रा किस मृदा के लिए कितनी है, जो भी इसमें विशेषीकरण हमारे किसान भाइयों के लिए है जिससे वो अधिकतम लाभ ले सकें, तो आप उस पर प्रकाश डालें। बिल्कुल, आपने सही कहा कि खेत की तैयारी कैसे करें। तो देखो, सबसे पहली बात होती है कि हमें खेत का चुनाव करना होता है कि किस फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है। जी सर, इससे पहले कि हम इसके बारे में जानकारी लें, हमारे साथ एक किसान भाई जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। नमस्कार, अपना नाम बताइए। हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइए और हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछिए। मैम, संदीप बात कर रहा हूँ, MP मध्य प्रदेश भिंड से। जी 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 मैम, हमारे यहाँ जो एक वो होती है मूंग, इस सीजन में, गर्मी के सीजन में जी, तो उसको वो पैदावारी करने का कुछ तरीका जानना था। अच्छा, आपने अभी फसल को लगा रखा है या लगाना है आपको? अभी लगाना है, अभी लगाया नहीं है सर। यानी कि आप गर्मियों में मूंग की मतलब फसल लेना चाहते हैं? हाँ जी जी जी। देखिए, अभी तो आप ना थोड़ा लेट हो गए हैं, और मैं बता दूं आपको कि आप अगली साल जब भी तैयारी करें मूंग की, तो बिल्कुल गर्मियों में जो मूंग होता है वो उसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसकी जो बुआई होती है वो करीब करीब मार्च के महीने में कर ली जाती है, मार्च या अप्रैल के महीने में। तो अभी आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से ये आपका जो अभी जो बुआई का जो निर्णय है वो मेरे ख्याल से काफ़ी लेट हो चुका है। लेकिन अगर आप इसकी बुआई अगर मार्च के एंड में या अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में करेंगे तो उसका सही समय रहेगा। और इसके लिए आपको मैं बता दूं, अच्छी जो किस्में हैं उनमें पूसा विशाल भी है और पूसा
1431 भी है जो कि बहुत ही अच्छी पैदावार देती है। और ये दोनों ही जो किस्में हैं वो गर्मियों के लिए ही हमने तैयार की हैं। और भी कई सारी फसलें हैं और मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे किसान भाई गर्मियों में मेरा एक सवाल है जी 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 कि इसकी पैदावारी क्या बीघा में क्या कितना निकलता है? ऐसा है जी, डिपेंड करेगा आपका भूमि कितना है, प्रबंधन कैसे करोगे, कितना पोषक तत्व है, तो इसके कई कारक होते हैं। लेकिन हम यह आपको बता दें कि औसतन हमारे जो हम लोग पूरा इंडिया का जो हमने एवरेज लिया है तो उसमें आपके कम से कम 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हो जाती है। यानी कि ये मैं कह सकता हूँ कि आपकी 4-5 क्विंटल एक बीघा में हो सकता है अगर आप सही से प्रबंधन करेंगे तो। अच्छा बीज लेंगे, अच्छा पोषक तत्व डालेंगे और समय समय पर उसके खरपतवार निकालेंगे और सिंचाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको 4 से 5 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से आपको पैदावार मिल सकती है। आशा करते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वैसे हम एक बार फिर से विषय बता दें कि हमारा आज का विषय क्या है। हमारा आज का विषय है अरहर की उन्नतशील किस्में और बिजाई। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो ये तो जानकारी हमारे किसान भाई ले ही रहे हैं। हमने फोन नंबर भी बता दिया है, जैसे ही कॉल आएंगे हम पुनः ले लेंगे। लेकिन हमारी बात चल रही थी कि जो हमारे किसान भाई बहन जुड़े हुए हैं जो पहली बार बिजाई करना चाहते हैं, बात अरहर की खेती कर रहे हैं, तो वो कैसी मृदा उनकी खेत की होनी चाहिए? बिल्कुल, अब तो वैसे भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड चला हुआ है, सबको जानकारी है ज्यादातर किसान भाइयों को, लेकिन फिर भी किस प्रकार की हमारी मिट्टी होगी जिसमें हम अच्छा उत्पादन ले सकें? नहीं, बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए, बीज और मिट्टी दोनों का ही चुनाव बहुत जरूरी है कोई फसल उत्पादन करने के लिए। तो मैं बता दूं आपको, अरहर के लिए जो दोमट और बलुई दोमट जो मिट्टी होती है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और इस मिट्टी का जो पीएच मान जो होता है वो 5 से लेके 8 के बीच में होना चाहिए। 5 से कम नहीं होना चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तो फिर आपकी जो किस्में, आपकी जो फसल है वो अच्छी नहीं होगी। तो ये तो बात रही कि मिट्टी की किस तरह की संरचना होनी चाहिए और इसमें कितना पीएच मान होना चाहिए। साथ ही ऐसी जमीन होनी चाहिए कि वहाँ पानी ज्यादा देर तक ठहर ना सके, क्योंकि पानी का निकास बहुत जरूरी है। अगर बारिश के दिनों में अगर आपकी फसल में पानी 24 घंटे या 36 घंटे तक रह चुका है तो उसमें हमारे जो उत्पादन है उस पर खूब प्रभाव पड़ता है जी। ये हो गया। और बीज का चुनाव भी आप बहुत जरूरी करना है, क्योंकि अभी बता दूं मैं आपको कि जो अरहर की जो बुआई है उसका जो उचित समय है, अगर किसान भाई जल्दी लेना चाहते हैं तो मई के जो अंतिम सप्ताह है उससे आप बिजाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँ किसान भाइयों को कि आप बीज कहाँ से ले रहे हैं वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, या तो आप खुद का बीज लें या फिर आप बाजार से लेंगे। तो बाजार में कई दुकानें होती हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो प्रमाणीकरण कृत जो आपकी दुकानें हैं वहाँ से लेंगे तो आप बीज अच्छे ले पाएंगे और आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज मिलेगा और उसमें बीमारी भी कम मिलेंगी जी। हाँ, अगर बीज आपको लेना है तो हमारे काफ़ी ICAR के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके सेंटर्स होते हैं, एटिक सेंटर्स होते हैं। साथ ही साथ हमारे ICAR हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय होते हैं उनके KVK होते हैं, ICAR के KVK होते हैं, वहाँ से बीज प्राप्त कर सकते हैं। और NSC की जो काउंटर है वहाँ से भी ले सकते हैं, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है वहाँ से भी आप बीज ले सकते हैं। अगर कहीं से आप बीज नहीं ले रहे और खुद का बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीज का उपचार करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग जब भी दलहनी फसलों की जब बात करते हैं कि आपने बोला कि पहली बार जब बो रहे हैं तो उस खेत में हमको जरूर बीज का उपचार करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा एक्चुअली, एक तो हमारा क्या है कि जो हानिकारक जो रोग लगते हैं, हानिकारक कीट लगते हैं उन पे कंट्रोल होगा। और साथ ही साथ इसमें राइजोबियम जो कल्चर है उसको मिलाना ही पड़ता है, जिससे क्या है कि जितनी ज़्यादा राइजोबियम की मात्रा होगी ज़मीन में तो आपका जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है वो ज़्यादा होगा। बिल्कुल, तो नोडुलेशन ज़्यादा होता है, उसमें राइजोबियम का बैक्टीरिया ज़्यादा होता है तो ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो पहली बार जब किसान भाई उगाते हैं तो डेफिनेटली उनको ये टीका बहुत जरूरी लगाना चाहिए जी। हम अपने सुनने वाले किसान भाइयों को बता दें कि हमारे साथ आज हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनसे आप भी सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए हमारा फोन नंबर है 01123421081। हम बता दें कि हमारे साथ कौन मौजूद है स्टूडियो में। डॉक्टर SL मीना, प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज जो हमें जाननी है वो ये कि हमारे जो किसान भाई है वो भूमि का चुनाव कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो वही मैं बताया था एक्चुअली अभी कि जो भूमि है उसका चुनाव बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे बीज का चुनाव होता है ऐसे ही भूमि का चुनाव भी होता है। तो मैंने अभी बताया किसान भाइयों को कि जो मिट्टी है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। तो ज्यादातर जो किसान भाई है इसमें जो हमारी जो क्ले सॉइल्स जो होती है ना, बलुई दोमट मिट्टी जो होती है वो बहुत उपयुक्त होती है। और इसमें जो पीएच मान मैं बताया था आपको 5 से लेकर 8 होना चाहिए।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो जानकारी रही कि किस प्रकार से हम अपने खेत की जो मृदा है वो चुनें और ताकि हमें अच्छा उत्पादन मिले। आपने बहुत अच्छी जानकारी बीज की मात्रा के विषय के साथ साथ राइजोबियम टीके को लेकर भी दी, क्योंकि देखो हम उम्मीद करते हैं कि उत्पादन अच्छा हो, लेकिन जो आपने बताया कि जो कीट नियंत्रण है, जो खरपतवार नियंत्रण है, वो सीडिंग से ही शुरू हो जाता है। हाँ, एक विशेष जानकारी हमारे अपने सभी किसान भाइयों तक पहुंची है। हम ये भी चाहेंगे कि हमारे किसान भाई ये जाने कि जो हम पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हम देखा देख दूसरे किसान भाइयों की तरह अपने खेतों में यूरिया दे रहे हैं, फास्फोरस दे रहे हैं, पोटास दे रहे हैं, हमें अंदाजा नहीं होता कि किस चीज की बहुलता हमारे खेत में है, किस चीज की कमी है। तो इस पे आप विशेष प्रकाश डालेंगे जिससे हमारे किसान भाइयों को थोड़ी जो लागत है वो भी कम हो, उत्पादन अच्छा मिले। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया, क्योंकि ऐसा है, देखो किसान भाई क्या करते हैं, कोई भी फसल हो उसमें उनको यूरिया डालना ही होता है जी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए आजकल आपने पहले बोला था कि आजकल हमारे पास सोइल हेल्थ कार्ड भी है जी। तो पहले किसान भाइयों को सबके पास सोइल हेल्थ कार्ड है, अगर है नहीं भी है तो आप मिट्टी की जांच जरूर करवा लें। उससे आपको ये पता लगेगा कि आपकी जो मिट्टी है उसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना पोटेशियम है, कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो उसका स्टेटस का मतलब ये है कि इसमें मात्रा ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो डालने की जरूरत नहीं है, अगर कम है तो बिल्कुल डालना चाहिए। और कितना डालना चाहिए वो हम करते हैं कैलकुलेट। लेकिन अब जब बात करते हैं हम दलहनी फसलों की, दलहनी फसलों में खास बात ध्यान रखने की ये होती है कि दलहनी फसलों में एक कैपेसिटी होती है जो हमारी जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसको वो जड़ों में उसका फिक्सेशन करता है। बिल्कुल। तो जब अरहर हम बोते हैं तो ये एक दलहनी फसल है, तो इसमें हमको नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बट फिर भी स्टार्टर के रूप में हम 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के साथ हम इसमें देते हैं। और इसमें जो फास्फोरस की जो मात्रा है वो 60 किलोग्राम है और जो पोटास है उसकी मात्रा हम 40 किलोग्राम देते हैं। एक्चुअली ये 3 न्यूट्रिएंट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेजर हैं, इनकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, लेकिन ये फसल की रिक्वायरमेंट है, ये कोई ज़मीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जी। ये फसल की रिक्वायरमेंट है कि अरहर में 1 हेक्टेयर में अगर हम बोएंगे तो उसको कितनी आवश्यकता पड़ेगी, तो 60 किलोग्राम उसको फास्फोरस की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हमारी ज़मीन में कितना है, हाँ, बिल्कुल, ये जानकारी होनी चाहिए, उसको जरूर देख लेना। अगर हमारे पास पहले से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ऑलरेडी फास्फोरस है तो हमको बाहर से डालने की जरूरत ही नहीं है। कम है तो कितना कम है उसको कैलकुलेट करके डाल लो आप, तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसकी भी जांच करा लें। कई बार क्या होता है छोटे छोटे जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी महत्वता बहुत होती है और उनके महत्व को लोग समझते नहीं है। अगर एक भी न्यूट्रिएंट कम रहा तो आपकी जो फसल है वो उसका जो उत्पादन है उस पर बिल्कुल प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, महत्वपूर्ण जानकारी आपके द्वारा जा रही है किसान भाइयों को और निश्चित रूप से लाभान्वित भी किसान होंगे, क्योंकि यही छोटी छोटी जानकारियां हैं जो हमारे उत्पादन को बढ़ाती हैं। हम आशा कहीं और करते हैं लेकिन सब कुछ है उस धरा में ही, उस वसुंधरा में ही जिसको हमें चुनरधाने की ओर हम देखते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि ये बात हमारी विशेष तौर पर पोषक प्रबंधन की रही, लेकिन अब कई बार होता है कि अलग क्षेत्र के लिए कोई अलग किस्म होती है। जी, तो इन पर आप प्रकाश डाल दें कि किस क्षेत्र में हमारे किसान भाई कौन कौन सी किस्मों को लगा सकते हैं जिससे अच्छा उत्पादन मिले। बिल्कुल, देखिए जो उन्नत किस्में हैं उनका चुनाव करना बहुत ही बेहद जरूरी है और अच्छा बीज अच्छी किस्म आप लेंगे तो आपका उत्पादन डेफिनेटली अच्छा होगा। देखो हमारे देश में जो अरहर की जो बुआई है, अरहर की जो फसल है वो हमारे उत्तर प्रदेश में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये मुख्य राज्य हैं। यहाँ पे ये फसल अच्छी तरह से की जाती है और इसको खरीफ में ही करते हैं, खरीफ के मौसम में ही करते हैं। और हमारे जो उत्तर भारत में काफ़ी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पानी की उपलब्धता है तो वहाँ किसान भाई इसको जल्दी बुआई कर देते हैं, मई के महीने में भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे बिल्कुल मानसून का वेट करना पड़ता है तो वो लोग करते हैं। अब मैं बात करूँ कि इसका जो रकबा है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश इसमें है, तो इनके लिए हमने बहुत सारी हमारी जो है ना प्रजातियाँ हमने पैदा की है। तो उनमें मुख्य प्रजाति मैं आपको बता दूं जो कि बहुत ही अच्छी पैदावार देती हैं, उनमें रोग कम लगते हैं, उनमें हानिकारक कीटों का प्रकोप भी कम होता है। तो ऐसी वैरायटी किसान भाइयों को लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं इसमें उकठा रोग लग जाता है। इसमें एक बांधिता रोग होता है, फर्टिलिटी एक वो होती है, इनफर्टिलिटी टाइप होती है, तो स्टेरिलिटी से हम बोलते हैं उसको, तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी भी पैदा हो गई है। तो उनमें एक मैं बता दूं वैरायटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, आज़ाद नाम करके वैरायटी है, उसको किसान भाई ले सकते हैं। फिर और दूसरी वैरायटी जो बता रहा हूँ मैं आपको, पूसा 991 है, पूसा 992 है, पूसा अरहर 16 भी है जो कि बहुत कम समय में पक जाती है, और पूसा अरहर 2017 1, 2018 2, 2018 4, ये बिल्कुल अभी निकाली हुई वैरायटी हैं जो कि हमारे संस्थान ने ही निकाली हैं। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी उन्नत किस्में हैं जिनका किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टाइप 21 है, पूसा अगेती है, उपास 120 है, पंत अरहर 291 है, और नरेंद्र अरहर 1 है, बिरसा अरहर 1 है, पूसा
2001, पूसा 2002। ये मुख्य उन्नत प्रजातियां हैं जिनको किसान भाई पूरे एरिया में लगा सकते हैं। ये सभी एरिया में ये बिल्कुल फिट हैं। जितनी भी उन्नत प्रजातियां बताइए आपको, ये बिल्कुल इन सभी एरिया में उगाई जा सकती है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी जानकारी रही डॉक्टर साहब। और लग रहा है कि जिस प्रकार किसान परिश्रम करता है, रात दिन मेहनत करता है, तो हमारे देश का वैज्ञानिक भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ देता है। चाहे वो बेशक इंस्टीट्यूट में है, लेबोरेटरी में है, लेकिन उनकी लेबोरेटरी का जो प्रैक्टिकल है, जो प्रयोग है, जब वो हमारी मिट्टी की गोद में जाता है तो वहीं जाकर के जो दाने खिलखिलाते हैं, वही किसान की एक खुशी है। और उसी के लिए हम आमंत्रित करते हैं विशेष रूप से आपको, क्योंकि आपके द्वारा दी गई जानकारी जितने भी किसान भाइयों तक पहुंचेगी, वहां से आगे जिम्मेदारी हम कहेंगे कि उन किसान भाइयों की बन जाती है कि वो वहां से आगे उसको पहुंचाएं। जितने हम आज पढ़े लिखे युग में आधुनिक पद्धति से कृषि करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। डेफिनेटली, बिल्कुल। सर, इसमें जैसे कि आपने बताया कि मानसून का बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल है, तो मानसून का कितना प्रभाव पड़ता है अरहर की? देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे पूरे देश में 60% एरिया ऐसा है जो कि रेनफेड है। बिल्कुल, यानी कि जो टोटल हमारा एरिया है जहाँ हम मतलब सोइंग करते हैं, उसका 60% एरिया ऐसा है आज भी मानसून पर निर्भर उसी पर निर्भर है, जिसको हम मतलब वर्षा आधारित खेती भी कहते हैं जी। तो ये जो मैं जितने भी बता रहा हूँ मैं आपको, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जितने भी हमारे जो मध्य भारत है या पश्चिम भारत है या पूर्वी भारत है और कुछ हद तक दक्षिणी भारत है जी, इन सब जगह में बारिश का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हम लोग मानसून का वेट करते हैं। मानसून हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धता लेके आता है। जब मानसून आता है तो हम खरीफ में सारी फसलें उगाते हैं लगभग। तो जैसे ही बारिश होगी मानसून की, तो हमारी जो खरीफ की जितनी फसलें होती हैं उनकी बुआई हम लोग कर देते हैं। तो सामान्यतः जो मानसून होता है वो जून के लास्ट में आ जाता है जी। और कभी कभी लेट होता है तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में भी आ जाता है जी। तो जैसे ही मानसून आता है तो हम पहली बारिश में ही बुआई शुरू कर देते हैं। तो आजकल क्या है, थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है मानसून का भी, बारिश एक साथ हो जाती है, कभी ड्राई स्पेल हो जाता है। तो इस तरह से लोग क्या तैयार रहते हैं, अपने बीज लेके तैयार रहते हैं, जब भी बारिश आएगी हम लोग सोइंग कर देंगे जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो जानकारी बहुत बढ़िया रही। अभी हम कार्यक्रम में वही जानकारी ले रहे हैं डॉक्टर SL मीना से, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं किसान की बात, और अभी हाल फिलहाल हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में 2 दिन के इजराइल प्रवास के दौरान वहां कृषि अनुसंधान संगठन, इजराइल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के वोल्कानी इंस्टीट्यूट का दौरा किया था। और साथ ही श्री तोमर ने प्रतिनिधिमंडल के साथ तेल अवीव से दूर रेगिस्तानी बुटीक फार्म बियर मिल्का का दौरा किया, जिसका स्वामित्व भारतीय मूल के किसान शेरेन चेरी के पास है। तो श्री तोमर और इजराइल के कृषि मंत्री ऑडेट फोरर के बीच एक गोल में बैठक हुई और इसमें काफी सारी चीजें निकलकर सामने आई। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे आज के एक्सपर्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हम बता दें कि हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर MC सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ इजराइल दौरा कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? जी देखिए, अगर हम भारतीय कृषि के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले 3 दशक से भारत और इजराइल के कृषि से संबंधित बहुत अच्छे सहयोग रहे हैं। जी जी। और अगर हम देखें मिट्टी और पानी की जो हमारी कंडीशंस हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति हमारी और इजराइल की एक जैसी है जी।
तो हमारे देश ने काफी देशों के साथ सहयोग किया था कृषि में, लेकिन उसकी गुणवत्ता और उसकी जो एक समावेश था वो इसलिए अधिकता से हो नहीं पाया क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति थोड़ी सी भिन्न है जी। लेकिन अगर हम इजराइल के साथ इसको देखें तो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है मिट्टी और पानी की गुणवत्ता की वो लगभग मिलती हैं जी। तो इस दिशा में जो भारतीय सरकार है और हमारे जो कृषि मंत्री का दौरा रहा है इजराइल में तो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो यह है कि जो बागवानी का विकास है वो इजराइल में बहुत ही अच्छे तरीके का है और जो बागवानी है हमारी और इजराइल की लगभग मिलती जुलती है। तो इसमें देखेंगे कि पिछले 24 सालों से जो उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए थे और जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान के सहयोग से नई दिल्ली में जो एक केंद्र की स्थापना हुई थी जो भारत इजराइल परियोजना के नाम से जानी जाती है और बाद में उसका एक संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र से नाम से चल रहा है जी जी। तो इसी को एक एक्सीलेंस सेंटर इन इनोवेशन के लिए सुधार के रूप में इस आगामी वर्ष में बनाया जाएगा। इसी लाइन पर अगर हम देखें जो भारतीय कृषि में इजराइल का सहयोग है वो लगभग हमारे 12 राज्यों में सुनिश्चित रूप से चल रहा है। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि यहाँ पर करीब करीब 29 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जिनके सहयोग से बागवानी में सहयोग हो रहा है। तो जो आगामी सहयोग है इजरायली सरकार से के साथ वह प्रमुख रूप से सघन बागवानी के लिए किया गया है जिसमें वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग और इसके साथ साथ जो खेती है बागवानी है, सब्जियों की उन्नत खेती, फलों की उन्नत खेती और फूलों की जो उन्नत खेती है वो अधिकतम वर्टिकल खेती, हाइड्रोपोनिक खेती और सेंसर बेस्ड खेती के रूप में किया जाएगा जिसमें पानी और मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के साथ साथ सुनियोजित रूप से जो संतुलित पानी और पोषक तत्वों की मात्रा है उसका निर्धारण करके इस तरह की खेती की पद्धति में किया जाएगा। तो इसमें मूल रूप से दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो इजराइल के सहयोग से की जानी है जी। इसमें जो बागवानी फसलों में सब्जियों के जो उत्कृष्टता केंद्र हैं वो खोले जाएंगे जहां पर लगभग यह प्लान किया गया है कि जो आजादी के हमारे 75 वर्ष हैं इसमें 150 गांवों को उत्कृष्टता गांव के रूप में विकसित किया जाएगा जी। और इस 150 गांव जो होंगे इनमें से 75 गांव यानी 75 विलेजेस ऐसे सेलेक्ट किए जाएंगे जहां पर जो खेती की संरक्षित खेती की उत्कृष्टता है उसको बहुत अच्छी तरीके से लिया जाएगा जी। जिसमें प्रत्येक गांव में ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे जहां पर लगभग 2 करोड़ 50 लाख सब्जियों के पौधे प्रति वर्ष उगाए जा सकेंगे और लगभग 3.5 लाख फल वृक्षों के जो पौधे हैं वो बनाए जा सकेंगे जिनको सुगम रूप से गांव के स्तर पर, जिलों के स्तर पर और राज्यों के स्तर पर एक तरह से विस्तार के रूप में किया जाएगा जिससे कि बागवानी फसलों की गुणवत्ता वाली जो उत्पाद हैं वो स्थानीय रूप से पैदा किए जाएंगे और उनमें सुनिश्चित रूप से जो मिट्टी और पानी जिसकी गुणवत्ता बहुत अधिक नहीं है उसको मैनिपुलेट करके हम सुगम खेती कर सकेंगे। तो जो इजराइल और भारत सरकार का इस दिशा में सहयोग है वह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है इस दिशा में कि जैसे हम ऑलरेडी 12 राज्यों में उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से काम कर रहे हैं। खेती जो बागवानी की खेती है उसको संरक्षित खेती के माध्यम से किसानों के बीच में ला रहे हैं और जो किसानों के लिए आमदनी का जो एक स्रोत है जैसे कि भारत सरकार का एक लक्ष्य भी है कि 2022 या आगे 2025 तक किसानों की जो आमदनी है उसको 2 गुना और 3 गुना ले जाया जाएगा। तो इस दिशा में यह
कदम है, बहुत ही सराहनीय सरकार की पहल, ये बहुत ही सराहनीय है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी अच्छी बातचीत हमारे सुनने वालों से की। तो हम अपने सुनने वालों को बता दें कि हमारे साथ थे फोन लाइन पर मौजूद डॉक्टर MC सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली। तो अभी हमारे साथी सुन रहे थे भाई, और ये भी बता दें कि कार्यक्रम किसान की बात में एक हम लेकर के आते हैं अपने साथियों को कि हमारी जो कृषि है, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वो मानसून पर निर्भर है, मौसम पर निर्भर है। तो आइए मौसम की जानकारी ले लेते हैं बबीता से। आए हैं लेकर मौसम अनुमान, सुन लो भैया देकर ध्यान। तो दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, पूर्वी बिहार और दक्षिण कर्नाटक में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं ओडिशा, पश्चिमी हिमालय, झारखंड, कोंकण और गोवा, तेलंगाना और लक्षद्वीप में हल्की बारिश के साथ साथ 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है। तो ये था आज का मौसम का हाल, और बाजार भाव के लिए चलते हैं हम अमित के पास। आओ करें अब मंडी की चर्चा, फल सब्जी पर कितना खर्चा। आजादपुर मंडी की सूचना के आधार पर यदि बात करें फलों के भाव की, तो सेब 100 रुपए प्रति किलोग्राम, अमरूद 60 रुपए, अनार 120 रुपए, केला 18 रुपए प्रति किलोग्राम, बेर 50 रुपए, चीकू 30 रुपए, अंगूर 50 रुपए, आम 60 रुपए और पपीता बाजार में उपलब्ध है 15 रुपए प्रति किलोग्राम। सब्जी की बात करते हैं, आलू 15 रुपए प्रति किलोग्राम, बैंगन 18 रुपए, गोभी 35 रुपए, लहसुन 40 और ककड़ी 12 रुपए, मशरूम 100 रुपए, प्याज 10 रुपए और टमाटर का भाव बाजार में उपलब्ध है 20 रुपए प्रति किलोग्राम। तो ये जाना आपने बाजार का हाल। आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 और इसी के साथ आप सुन रहे हैं किसान की बात, और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि बात कर रहे हैं अरहर की उन्नतशील किस्में और बिजाई के बारे में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम चलते चलते अपने किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहेंगे कि अभी बहुत सारी जानकारियां गई, लेकिन हमारे ऐसे किसान भाई भी हैं जो एक साथ एक ही समय पर खेत से 2 फसल लेना चाहते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं इंटरक्रॉपिंग की। तो इसके विषय में आप बहुत कम समय में थोड़ी सी जानकारी हमारे किसानों तक दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए अरहर की जो फसल है उसके साथ में हम लोग कई फसलें ले सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा किसान भाइयों को कि हमारे देश में थोड़ी जो तेल है उसकी कमी है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस समय अगर तिल का उपयोग करेंगे अरहर के साथ में तो बहुत बेटर होगा। तो जिसमें हम दाल पे भी निर्भर होंगे, दाल पे भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे, और साथ साथ जो तेल है उस पर भी हम आत्मनिर्भर होने की कोशिश करेंगे। तो किसान भाई अरहर के साथ में बिल्कुल शीशम ले सकता है, तिल ले सकता है, और भी कई सारी जो फसलें ले सकता है। लेकिन तिल को लेने से हमारे 2 फायदे होंगे कि एक तो हमारा तेल बढ़ेगा, दूसरा हमारा दाल की जो उत्पादन है वो तो बढ़ रहा है। साथ साथ इसमें कई बार क्या करते हैं हम लोग बाजरा ज्वार भी उगा देते हैं, लेकिन वो बड़ी फसलें होती हैं तो वो हमारी जो फसल है अरहर उसको थोड़ा सी ग्रोथ में बाधा डालती है। तो इसलिए तिल इसके लिए बहुत ही उचित मैं कहता हूँ फसल है। बिल्कुल आपने डॉक्टर साहब सही सलाह दी, क्योंकि इस समय तेल का भाव भी हम बाजार में देख रहे हैं, और यदि हमारे किसान भाई बहन तेल की जो खेती करते हैं, कोई भी तिलहन फसल उगाते हैं वो भी अरहर के साथ, तो प्रोटीन के साथ साथ जहां बात वसा की होगी तो निश्चित रूप से भारत तरक्की करेगा, हम अग्रसर रहेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही श्रोताओं, जैसा कि आप नई नई जानकारियां हमारे कार्यक्रम में लेते हैं, किसान की बात कार्यक्रम से जुड़े रहें। अपनी किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए आप हमें फोन करते हैं कार्यक्रम में। अब हमें अनुमति दीजिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।